अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सारे ठीक हैं? अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, इससे पहले हम जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका ओरिजिन पढ़ा था, उसमें हमने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सारी जो है ना सीरीज को पढ़ा था। ठीक है, आज जो है ना हम इस लेक्चर के अंदर इन सारी सीरीज में जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं उनके वेव नंबर जो है ना उनको कैलकुलेट करेंगे कि वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करें, ठीक है, हम जो है ना ये लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ। ठीक है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है तो इसके लिए जो है ना हमने, जब जारी बात है वो इलेक्ट्रॉन, ये देखें जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बोहर ने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है। ठीक है, तो मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके, ठीक है, निचले ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जारी बात है जब आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, उस एनर्जी से जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन वो जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है, N2, और जिस ऑर्बिट में आ रहा है उस ऑर्बिट को हम क्या कह रहे हैं, N1। ठीक है, ये N2 है, ये हायर ऑर्बिट है। ठीक है, और जो N1 है ये क्या है, लोअर ऑर्बिट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अगर इसकी एनर्जी देखें, ठीक है, तो पीछे जो हम डेरिवेशन पढ़ के आए हैं एनर्जी वाली, ठीक है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा बेटा एनर्जी वाला। E1 जो हमारे पास निकलेगी, ये हमने इक्वेशन निकाली थी, माइनस जेड स्केयर E⁴ m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर N1 स्केयर, ठीक है, और H स्केयर। ये हमारे पास आ जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जब वो किस ऑर्बिट में था, पहले ऑर्बिट में था। ठीक है, सॉरी, लोअर ऑर्बिट में था। और E2 कब होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये जंप कर जहाँ जिस ऑर्बिट से जंप करके आ रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, सारा कुछ सेम होगा, बस N1 की जगह क्या लिख देंगे, N2। तो ये आ जाएगा जेड स्केयर E⁴ m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर N2 स्केयर, और साथ क्या आ जाएगा, H स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी दोनों एनर्जीज की। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंस निकालें डेल्टा E, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, हम क्या निकालते हैं, E2 माइनस E1। ठीक है, तो E2 और E1 की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। E2 है हमारे पास माइनस जेड स्केयर E⁴ m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर, सॉरी, N स्केयर, और ये जो कौन सा n आएगा, N2 स्केयर और H स्केयर माइनस। ठीक है, ये तो माइनस आ गई ये वाली। अब E1 की वैल्यू पुट करें, ये यहाँ पे भी माइनस है, जेड स्केयर E⁴ m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर N1 स्केयर H स्केयर। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इसे तो ऐसे लिखा रहने दें, माइनस जेड स्केयर E⁴ m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर N2 स्केयर H स्केयर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जेड स्केयर E⁴ m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर N1 स्केयर H स्केयर। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं क्या करने लगा हूँ, बस इसको जो है ना हम अरेंज करते हैं
किस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाली है इसे मैं वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव वाली को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z² E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये माइनस में है दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगी z² E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ जाएगा z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये सारे का सारा कॉमन आ जाएगा। और हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर n1 स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगी ये वाली, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। आगे इसे जो है ना अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं जी बेटा। तो ये जो है ना स्टेप हमने पिछले पेज पे लिखा, डेल्टा ई हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो फॉर हाइड्रोजन एटम का जो Z है, जो एटॉमिक नंबर है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बचेगी, डेल्टा ई, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, e⁴m, जब z की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, इसके साथ ज़रूर करोगे, यही रह जाएगा, ठीक है। E4m बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारे कांस्टेंट है, e⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इन सारों की जब हम वैल्यूज़ लगा के जो है ना आंसर निकालते हैं, तो आंसर आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आंसर आता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हम लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन, तो डेल्टा ई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आता है, तो आप इसकी जो एनर्जी के अंदर चेंज आई है, वो एनर्जी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। करेंगे क्या, सिर्फ जहाँ से जंप करके आया वो n2 है, जहाँ जंप करके आया है वो n1 है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास का निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी का जो है ना फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें, उसी जो लाइट निकल रही है, इमिट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी उन स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ये देखें, हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, पढ़ा था ना बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, कि डेल्टा ई, ये एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये वाला म्यू, ठीक है। अब डेल्टा ई चूंकि किसके बराबर होता है, एच म्यू के, तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना, ये वाली, ठीक है, इसे सपोज करें इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसमें डेल्टा ई की वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास वो जो इक्वेशन थी E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि आप जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाली में भी, लेकिन फिर आगे जाके आपको एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का Z है वो 1 के बराबर लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें मैंने पुट कर दी है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन इस तरह से, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इधर रहने दें, ये हमने मालूम करनी है, ये h इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो e⁴ m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
एच क्यूब बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर पहले था, एक एच इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एच क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे z आपकी बुक लिख रही है तो वो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर जो है ना इसे वैल्यू को पुट करती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसे 1 कर देते हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन क्या रह जाएगी, यही वाली रह जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है ना वेव नंबर, ठीक है, असल तो टॉपिक हमारा यही था ना कि हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अब वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे आगे, फिर उनकी लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज के लिए जो है ना अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक बड़ा लेंथी लेक्चर हो जाता है। आपने यहाँ तक इसे याद करना है, कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, और फिर हर सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए, बाल्मर के लिए, फास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए, फंड सीरीज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं फोटान जो वेव नंबर है उन फोटान का, उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा आप इतना ही करेंगे सिर्फ इसे। अल्लाह हाफिज़। बाकी कोई जो है ना आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।